यूपी में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, नहीं, तो बात वो बीजेपी नहीं छोड़ थी। के कौन जाए? बात ये नहीं थी। आपको ये नहीं लगा कि यार बात- हमारे पीछे एजेंसी ना लगवा दें ये सब? अरे हम लोग तो सड़क छाप आदमी हैं, हमारे पास है क्या। जैसे आपने बहन जी के साथ काम किया, मायावती जी के साथ, तो उनसे आपने क्या सीखा? देखिए, बहन जी ने एक तो सरकार जब चलाई तो उनकी पहली प्राथमिकता थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उस पर कोई समझौता नहीं। जैसा अभी मेंटेन है ऐसा ही वाला या दूसरा वाला? देखिए, आज और उस समय की स्थिति में बहुत अंतर है। बहन जी को तो आपने देखा होगा, अगर कहीं निरीक्षण करने गई और कमी मिली तो सस्पेंड करके आती थी। आज तो मुझे लग रहा है कोई बड़ा अधिकारी सस्पेंड ही नहीं हो रहा। चुनाव जीतने के बाद आज भी अगर कोई आता है तो मैं उससे ये सवाल नहीं करता हूँ कि आपने मुझको वोट दिया कि नहीं दिया। तो ये नीरज भैया किस में मजा आ रही है? देखिए, मजा लेने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया। मैं तो जनसेवा के लिए हूँ, लोगों के काम आने। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, 2 दफ़ा के विधायक हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आंवला लोकसभा से, नीरज मौर्य जी। स्वागत है आपका हमारे जी, थैंक यू निखिल जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, फिट हूँ। 5 चुनाव लड़े जी, 3 जीते, 2 हार गए, तो पूरी जर्नी आज होने वाली है। बसपा से पॉलिटिक्स आपने शुरू करी अपनी, बसपा से आप बीजेपी गए, जब छोड़े बीजेपी से लोग वापस सपा नहीं आते। मतलब जो बीजेपी चला गया वो बीजेपी में ही रह जाता है। लोग बोलते हैं कि हाईजैक कर लेते हैं, तो आपको बीजेपी हाईजैक नहीं कर पाई। अब मैं तो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हूँ और जहाँ से चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा तो मैं तो वहीं रहूँगा। क्या फैमिली पॉलिटिक्स में रही पहले? जी नहीं। और चूंकि मेरा बसपा छोड़ने का वैसे तो पहले कोई इरादा नहीं था, और 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा स्वयं लोगों से संपर्क कर रही थी, उनके नेता स्वयं लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे कि मेरी पार्टी में आइए, आप बस भाजपा उठा के देखिए। बड़ी बात कर रहे हैं। कब की बात है? 17 की बात है। 17 में आपको बसपा के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे वहाँ। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो 2007 में मेरे साथ एमएलए थे, फिर 12 में नहीं बन पाए, 17 में भाजपा ने उनको लिया और एमएलए बने। लेकिन मैंने लगा कि मैं बसपा के साथ कंफर्टेबल हूँ, बसपा से मैं चुनाव लड़ा हूँ और मैंने क्षेत्र में काम भी बहुत किया था, तो मेरा अंदर से मन नहीं हुआ कि मैं पार्टी छोड़ूं। लेकिन जब चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी और बसपा की जो कार्यशैली, जैसे हार जीत तो एक चुनाव में चलता रहता है जी, लेकिन अगर हम कहीं हार रहे हैं तो उसके बाद हम अपने को सुधारें भी, अपडेट भी करें, कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे, तो वो वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मतलब रिव्यू नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो आगे की क्या योजनाएं और होंगी, कैसे लड़ा जाएगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि जरा सा अगर आप उस पर रिजेक्ट कर गए तो हो सकता है अगले दिन अखबार में छपे कि आपको निकाल दिया गया पार्टी से। तो आपके साथ भी होने की ऐसी संभावना थी उससे पहले? पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि मेरे 1-2 साथियों के साथ हो गया। तो फिर इधर कुछ भाजपा के लोग हमारे संपर्क में थे और भाजपा के एक हमारे जनपद शाहजहांपुर के नेता, उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि भाई वहीं रहना है या मेरे साथ आ जाइए। तो फिर मैंने चेंज कर लिया। अच्छा, बड़ा खुल के बता रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या कोई लुका छुपा तो है नहीं। जो भी है तो जैसे सच्चाई है। इतने चुनाव लड़े, मतलब 5 चुनाव लड़ लिए मोटा मोटी। पहली दफा लोकसभा लड़े तो 4 तो विधायकी वाले लड़े। हाँ। तो विधायक वाले में ज्यादा रुतबा रहा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, अगर एक विधायक के रूप में जब आप काम करते हैं तो आप जनता के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। पार्लियामेंट में क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है
अब इतने बड़े क्षेत्र में आप कितना भी घूमिए, कितना भी लोगों के बीच में जाइए, फिर भी लोग छूट ही जाते हैं और लोगों की शिकायत भी रहती है। एक विधानसभा क्षेत्र में भी अगर आप दिन रात लगे रहिए तो आप लोगों के यहाँ जा पाते हैं। सही कह रहे हैं। और यहाँ तो 5 गुना बड़ा क्षेत्र है। तो दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, कार्यशैली है, दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां भी हैं। यहाँ पे हम भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ हम प्रदेश सरकार के साथ काम करते हैं। तो ये नीरज भैया किस में मजा आ रही है? देखिए, मजा लेने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया। मैं तो जनसेवा के लिए हूँ, लोगों के काम आने के लिए हूँ। इंटरेस्ट वाली बात पूछ रहे, इंटरेस्ट किस पे ज़्यादा रहा? देखिए, जब वहाँ विधानसभा में बैठते थे अंदर, या जब अब लोकसभा में बैठ रहे हैं वहाँ? दोनों का जो एक तरह से आपको पता होगा कि जो हमारी विधानसभाएं हैं वो उन्हीं नियमों पे काम करती हैं जो लोकसभा में हैं। ठीक बात। लोकसभा की कॉपी है वो एक राज्य स्तरीय है, ये एक पूरे देश का मुद्दे है। तो यहाँ क्या है, हाँ। यहाँ जब आप बड़ी जगह आते हैं और बड़ी जगह पे आपको पहचान बनाने के लिए ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा आपको एक्टिव होना पड़ता है, ज़्यादा आपके पास जानकारियाँ भी हों। जैसे हम लोग विधानसभा में थे, मान लिया हमें किसी विषय पे बात रखनी है, तो वहाँ स्पीकर महोदय से हाउस के अंदर ही जाके हम बात कर लेते थे, उनसे निवेदन कर लेते थे, या चैम्बर में जाके कर लें। यहाँ ये संभव नहीं है लोकसभा में। लोकसभा में अगर सदन के अंदर आप स्पीकर महोदय से मिल नहीं सकते, अंदर तो मिल सकते जाके, तो वहाँ पे अवसर ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन वहाँ थोड़ा पर्सनल चल जाता। हाँ, चल जाता था। लेकिन जनता के आशीर्वाद से लोकसभा में भी मैं अवसर निकालता हूँ, मैं लगा रहता हूँ, नियमों में सवाल लगाता हूँ, तो मुझे अवसर मिल जाते हैं। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में मैं अपने क्षेत्र की बातों को बड़ी प्रमुखता से उठा भी रहा हूँ। देखा मैंने एक ट्रेन का मुद्दा था जिसमें कोई पहले शायद ट्रेन आती थी, वो आना बंद हो गई। जी। एक स्टेशन का आपने जो है मुद्दा उठाया था, वो भी देखा हुआ है। वो ट्रेन बंद हुई थी, फिर उसको चालू मैंने करा दिया। हाँ, 1 महीने आप बता रहे थे, उसमें 1-2 महीने पहले ही चालू हुआ। हाँ, जी। थोड़ा सा आएंगे इस पे। पहले तो ये बताइए कि जब पहली दफ़ा विधायक बने तो मन में देखिए पहली बार की जो फीलिंग रहती है वो अलग रहती है। वो एक कहीं ना कहीं कॉलर टाइट हुआ होगा, एक आउटलुक आया कि यार अब विधायक बन गए। नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। दूसरा ये मन में आया होगा कि यार अब ये वाला काम करेंगे। कुछ एक पहली दफ़ा जब आदमी करता है तो उसकी अपनी अलग छवि होती है, बड़ा यादगार रहता है। तो पहली बार वाला एक्सपीरियंस क्या था? नहीं, ऐसा है, मैं राजधानी में रहता था और मुझे राजधानी में जैसे एमएलए बनने के पहले 2 मुख्यमंत्रियों से भी मेरे को मिलने का अवसर मिला, उनके आवास पे जाने का अवसर मिला, उनके कार्यालय में जाने का अवसर मिला। और हमने कई चुनावों में, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो कॉलेज के चुनाव हों, और चाहे वो अन्य जो स्थानीय निकाय एमएलसी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इन चुनावों में भी मैंने पहले बहुत सहभागिता की थी। मतलब पहले ट्रेनिंग कर रहे थे, तैयार हो रहे थे? हाँ, नहीं कर रहे थे, लोगों से संबंध थे तो संबंध निभाने थे। घर में फैमिली खूब सहयोग कर रही थी जब शुरू में राजनीति शुरू करी, जब चमकाना शुरू करी? ऐसा है, मेरे यहाँ जो गाँव में, आप ये कह लें कि हमारे फैमिली में और लगभग 40 साल से ज़्यादा प्रधानी रही है। तो जो वहाँ पे प्रधानी के चुनाव होते थे, उसमें भी मैं तो बूथ पे एजेंट भी बनता था वहाँ। मैं प्रधान के चुनाव में बूथ पे एजेंट बना, विधानसभा के चुनाव में एजेंट बना। तो चूँकि हम लोग गांव में थोड़ा भाषण भी देते थे, और यहाँ छात्र राजनीति में मैं विद्यांत हिंदू डिग्री कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ मैंने अपने हाथ से पोस्टर भी लगाए। तो इसलिए जब हम पहली बार एमएलए बने तो कोई ऐसा मन में वो नहीं आया कि नहीं मुझे अब ये करना है। मैं जब एमएलए बना तो हमारी लोगों की मीटिंग हुई। उस समय माननीय बहन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी।
वो मेरे जहन में आज भी है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे सामने जो लोग बैठे हैं इसमें हो सकता पहले कुछ लोग विधायक रहे हों, ज़्यादातर लोग पहली बार आए हैं और हमारी सरकार भी बनी है। तो मैं आप सबको ये कहूँगी कि आज से आप सबको और विनम्र होना है और हम्बलनेस आनी चाहिए, क्योंकि अब जब किसी पेड़ में फल लगते हैं तो झुकाव जरूरी है। हाँ। और मैंने तो हमेशा देखिए ज़मीन पर रह के काम किया। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं विधायक बन गया हूँ तो कोई मैं एक्स्ट्रा वो करूं या दिखावा करूं। और मेरी आदत चलता है। हाँ, मेरी आदत भी रही है। मेरे क्षेत्र में आप जानकारी कर लीजिए कि अगर किसी कमज़ोर गरीब ने भी मेरी आड़ी को हाथ दिया है तो मैं रुक के उसकी समस्या को सुना है, संभव हुआ तो वहीं से फ़ोन किया है। और आज भी मुझसे मिलने के लिए ना तो समय लेना है, ना कोई वेटिंग है, ना कोई पर्ची है। मैं बैठता हूँ, जो चाहे आए और मिले। अरे ठीक बात, वेटिंग और पर्ची पे ही आ जाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट वाली बात बताई आपने। जैसे जनता को क्या है ना, इजी एक्सेस चाहिए जी, कि भैया आए, वो अपने विधायक सांसद से मिल पाए, वो अपनी बात बता पाए अपने देसी लहजे में कि भाई ये समस्या है हमारे यहाँ, ये ठीक कराओ जी। अब जिनके यहाँ पर्ची चलती है तो फेल काहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में खास करके जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर्ची सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप बताइए, हम वोट मांगने जाते हैं तो उस समय तो लोगों के चरणों में गिर जाते हैं। हाँ। अब जीतने के बाद वही व्यक्ति मेरे आ रहा है, वो मुझे पर्ची लगा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये व्यवस्था मुझे तो ठीक लगी नहीं और मैंने की नहीं। और मैं इसके पहले जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उनके यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और मैंने तो चुनाव जीतने के बाद आज भी अगर कोई आता है तो मैं उससे ये सवाल नहीं करता हूँ कि आपने मुझको वोट दिया कि नहीं दिया। और इसी का ये परिणाम रहा कि 2007 में मैं एमएलए बना, 5 साल काम किया। ऐसे लोग भी आए मेरे पास जो मुझे पता था इन्होंने वोट नहीं दिया। कई ऐसे लोग आए जिन्होंने ये स्वीकार भी किया कि मैं आपको वोट नहीं दे पाया, क्योंकि उन्होंने मुझसे काम लिया, मैंने मदद कर दी, काम किया, शर्मिंदा। फिर उनको लगा कि अरे हाँ यार, आदमी तो बड़ा रॉयल है। फिर मैं 2012 में चुनाव लड़ा। कई ऐसे गांव जो हमारे मतलब विरोध में गए थे, नहीं हुआ करते थे, हाँ, वो हमारे साथ आए और साथ आए तो हम दोबारा चुनाव फिर जीते। अच्छा, जैसे ये वोट कन्वर्ट कैसे करते हैं? एक तो जैसे आपने बता दिया टिप्स कि भाई हमारे पास कोई अगर विरोधी भी हमारा आ रहा है तो हम तो प्रतिनिधि हैं, तो हम तो उसको बराबर वही इज्जत दे रहे हैं जिसने दिया है और जिसने नहीं दिया है। एक ये, और दूसरा ये कि जैसे हर गांव में जो है 2 गुट होते हैं। क्या प्रधानी के चुनाव की आप बात कर ही रहे तो 2 गुट रहते हैं। तो वो कहता है कि अगर हमारे दरवाजे आए तो उसके दरवाजे ना जाए। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। ये देखिए, ऐसा है ना, हाँ। इसका कोई फार्मूला नहीं है। हाँ। लेकिन व्यक्तिगत भी करते होंगे तो कैसे? कहाँ पे कैसी परिस्थितियां हैं, खास करके जो विधानसभा में। देखिए, लोकसभा में इतना डीपली आप नहीं जा सकते। हाँ, मैं विधानसभा की आपसे बात कर रहा हूं। विधानसभा में गांव की परिस्थितियां, गांव के कैसा माहौल है, कहीं 3 लोग लड़े, कहीं 4 लोग लड़े, कौन आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 ग्रुप हैं, दोनों आमने सामने लड़े, लेकिन वो दोनों मेरे साथ आ जाते हैं विधानसभा में। ये भी होता है, दोनों हुआ मेरे साथ। दोनों कैसे कैटर कैसे करते? और एक गांव में मैं गया था जनसंपर्क के लिए। तो विधानसभा के गांव में चुनाव में क्या होता है कि वो प्रत्याशी को कोशिश करते हैं कि गांव को घुमा दिया जाए। हाँ, जान रहे हैं। मतलब लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में तो आप एक जगह गए, वहीं लोग बैठे, आप अपनी बात कहें और आगे निकले, क्योंकि लोकसभा इतना बड़ा ज्यादा होता है। हाँ। विधानसभा में एकदम सही करें, एकदम सही। तो एक गांव में 2 लोग दोनों आमने सामने चुनाव लड़े थे। एक वर्तमान प्रधान था, एक हारा हुआ प्रधान था। पहले वो था प्रधान, फिर हार गया था। एक इस तरफ मेरे साथ चल रहा था, एक इस तरफ चल रहा था, पीछे पूरी भीड़ चल रही थी और दोनों मेरे लिए वोट मांग रहे थे। ये प्लस माइनस कैसे लेके चल रहे हैं? दोनों चल रहे थे। और आज भी उन दोनों लोगों से मेरे संबंध हैं। उनका फ़ोन आता है,
वो आते हैं तो जो उनका काम है सम्मान है करता हूँ, दूसरे का भी करता हूँ। हाँ, कभी कभी जब आपस का पकड़ आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि समझा दिया जाए, या फिर मैं कहता हूँ भाई देखो मैं इससे अलग हो जाता हूँ, हमको दूर रखो इससे। हाँ होता है ना। हाँ सही कह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीति में कुछ सेट वोट नहीं है। परिस्थितियाँ कैसी कब बनती हैं, उनको ऑप्शन ना लगा हो या मेरे व्यवहार उनको लगा हो कि नहीं ठीक इनके साथ होगा, वो भी होंगे, हम भी चल देते हैं। जैसे आपने बहन जी के साथ काम किया, मायावती जी के साथ, तो उनसे आपने क्या सीखा? देखिए, बहन जी ने एक तो सरकार जब चलाई तो उनकी पहली प्राथमिकता थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उस पर कोई समझौता नहीं। जैसा अभी मेंटेन है ऐसा ही वाला या दूसरा वाला? देखिए, आज और उस समय की स्थिति में बहुत अंतर है। बहन जी को तो आपने देखा होगा, अगर कहीं निरीक्षण करने गई और कमी मिली तो सस्पेंड करके आती थी। आज तो मुझे लग रहा है कोई बड़ा अधिकारी सस्पेंड ही नहीं हो रहा। क्योंकि दूसरा, बहन जी बहुत प्रैक्टिकल थी, सरकार चलाने में तो उनका कोई सारी नहीं था। और हम लोग एज मुख्यमंत्री जब वो थी, मैं मिलता था उनसे, तो जब भी हमने जनहित की बातें रखते थे तो जो उनका एक इशारा कि ये होना है अगर, तो फिर वो काम बहुत तेजी से होता था। बाकी तो खैर उसके बाद मुझे सरकार में रहने का मौका नहीं मिला। ठीक बात। फिर अखिलेश जी आगे 12 से 17। हाँ, तब मैं विपक्ष में था। हाँ, तो उनके साथ में मैं तो उनके विरोध में ही बोलता था वहाँ। हाँ, उन्हीं से लड़ाई लड़ते थे। हाँ, आज साथ में हैं। लेकिन मैं अखिलेश जी के बारे में भी कहूँगा कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं जरूर विपक्ष में था, लेकिन अगर मैं कभी उनके पास, मैं MLA था, जाता था, मिलता था, तो उन्होंने पूरा सम्मान दिया। और जनहित की जब बात रखी तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया मेरे साथ कि ये विपक्ष वाले हैं तो इनको मैं वो कर दूं, जैसे आज हो रहा है। आज भेदभाव है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो सब और मैंने देखा कि अखिलेश जी से जब वो मुख्यमंत्री थे, हम लोग तो उतना काम लेके बहुत नहीं गए, लेकिन बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने बहुत काम करा लिया उनसे, बहुत काम करा लिए। सही कह रहे हैं। बहुत लोगों के वीडियोस में हम ऐसा सुनते हैं कि अखिलेश जी ने ऐसा कर दिया जब विपक्ष में थे। हाँ, नहीं उनके कोई ऐसा नहीं, दिल जीत लेने वाली बात होती है। जी जी। तो जैसे फिर बीजेपी चले गए जी, तो बीजेपी का कैसा अनुभव रहा? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? देखिए, बीजेपी में मैं गया था तो अक्टूबर में गया था 17 में। तब उस समय नगर पालिका, नगर निगम, इनके चुनाव हो रहे थे। तो हमारे यहाँ जलालाबाद नगर पालिका है। मैं गया और वहाँ पे बहुत वर्षों से बीजेपी जीती नहीं थी। मैंने बीजेपी को जिताया वहाँ पे। उसके बाद काम किया। बीजेपी में जो उनका सिस्टम है, काम लेने का सिस्टम है, वो बड़ा स्ट्रांग है। मैं उनके साथ 4 साल रहा। तो 4 साल बीजेपी ने हमसे बहुत काम लिए। यहाँ तक कि मुझे 1.5 महीने के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी लगाया गया था और मैं 1.5 महीने वहाँ रह के काम किया मैंने। तो और लगातार कोरोना काल में भी वो कुछ न कुछ, चाहे वो वर्चुअली मीटिंग करते रहे हों, हम लोगों को डेटा पे बहुत काम करते, मैंने सुना। हाँ, नहीं काम ले लेते, उनको काम लेना आता है और वो खाली नहीं छोड़ते थे। मैं XMLA था, लेकिन मुझे लगाए रहते थे। कभी पीलीभीत भेज दिया, कभी हरदोई भेज दिया, कभी कुछ नहीं किया तो गांव में लगा दिया जनसंपर्क में। अच्छा, वो जो भेजते हैं वो बड़ा समीकरण से भेजते हैं। आप जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपका समीकरण भी फिट बैठेगा। ये सब वो कहाँ से निकालते हैं? समीकरण के साथ साथ वो मॉनिटर बहुत करते हैं। जैसे मुझे एक बार पीलीभीत भेजा गया तो वहाँ पे उनके पदाधिकारी लगा दिए गए। मेरे को रास्ते में जी के साथ रहना, हाँ, रास्ते में थोड़ा विलम्ब हुआ तो वो पदाधिकारी लखनऊ में संपर्क में रहे होंगे, फोन कर दिए। नहीं, उनसे पूछा गया होगा, उन्होंने कहा साहब अभी नहीं आए। मेरे पास फ़ोन आ गया, हमने कहा मैं रास्ते में जा रहा हूँ। कहेंगे अभी पहुँचे नहीं आप। तो क्या है कि वो ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग रहती है। और मॉनिटरिंग के साथ। और बसपा में भी देखिए, बसपा में भी जो संगठन था उनका, उस संगठन को मॉनिटर किया जाता था, उस पर नज़र रखी जाती थी। और बसपा भी अपने लोगों को खाली नहीं बैठने देती थी।
कुछ ना कुछ लगाए रहते थे कि ये काम करिए, ये अच्छा, करिए। समाजवादी वाले में कैसा है? समाजवादी पार्टी में अभी तक तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो ऐसा कोई सिस्टम यहाँ नहीं है। मतलब सिस्टम स्ट्रक्चर्ड ही लेकिन यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी सबके लिए उपलब्ध हैं। सब लोग उनसे मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद आपको जो बात कहनी है, जो उनको कहनी है, और उस दिशा में आप अपना काम करते रहिए। महीने में 2 महीने में मीटिंगें होती हैं, लेकिन जैसे दोनों के वर्किंग में अंतर है। दोनों की वर्किंग में और अलग अलग है, पार्टियां अलग अलग है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग कल्चर है। ठीक बात, अंदर वाली बात बता नहीं रहे हैं आप। नहीं, अंदर क्या, जो खुला किताब है। अच्छा, जैसे जब बीजेपी से समाजवादी पार्टी गए तो बीजेपी के लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया होगा, और आपको डर नहीं लगा यार कितना माहौल डेयरिंग वाला है? यूपी में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, नहीं, तो बात वो बीजेपी नहीं छोड़ थी। के कौन जाए? बात ये नहीं थी। आपको ये नहीं लगा कि यार हमारे पीछे एजेंसी ना लगवा दें ये सब? अरे हम लोग तो सड़क छाप आदमी हैं, हमारे पास है क्या? देखिए, डर की बात नहीं थी, बात थी आगे के भविष्य की। अब अगर मैं मान लिया चुनाव लड़ने को मुझे ना मिलता तो मैं क्या करता, या हम जहाँ पे थे वहाँ का कोई सक्षम व्यक्ति मुझसे बात करता, मुझे बताता कि भैया आपको या तो चुनाव लड़ाएंगे या देते, उम्मीद तो देते। कोई मतलब बहुत मजबूत जो है, और जो हम जिनके माध्यम से गए थे उनसे भी मैं बातें कर रहा था, उनसे मिल रहा था, तो वो भी कुछ स्थिति में लग नहीं रहे थे, कोई क्लियर बात नहीं हो रही थी। तो इधर से, और हाँ, मैं जब चला गया तो दूसरे शाम रात में मेरे पास कॉल आई, दूसरे दिन सुबह सुबह मेरे घर लोग भेजे गए कि ऐसा है वापस आ जाइए। लेकिन चूंकि अब ये संभव नहीं था मेरे लिए, मैं सिंबल लेके गया था, मुझसे कहा गया कि आप आइए हम आपको सिंबल देंगे। हमने कहा ये संभव नहीं है। अब मैं गया और माननीय अखिलेश जी ने भरोसा किया मेरे ऊपर। समझ गए, कमिटमेंट अब हो चुका है। हाँ, तो अब वापस आने से तो रहे। तो मैंने साफ साफ तो मना अखिलेश जी ने एक ही मीटिंग में डन कर दिया। ऐसा है, वो कई लोग उसमें गए थे। हाँ, कई लोग चूंकि गए थे तो उसमें खास करके जो लीड कर रहा था। अच्छा, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, बिकॉज देखिएगा इस चीज़ को थोड़ा और समझेंगे। आप बहुत पहले 2 दफ़ा लगातार जीते, फिर 2 दफ़ा लगातार हारे, तो अखिलेश जी को भी आपके ऊपर भरोसा जता पाना उस विपरीत परिस्थिति में बड़ा कठिन रहा होगा। अब ये तो उनका ऑब्जर्वेशन रहा आप होगा। सोचिए ना कि जो प्रत्याशी 2 दफ़ा से लगातार लॉस कर रहा है। नहीं, उस समय तो जब उनके पास गए थे तब तो एक ही चुनाव में हारा था। हाँ, तब तो एक ही हारा था ना। ठीक बात। तो एक हारे थे, इसलिए उनको लगा होगा कि इनके आने से फायदा होगा, और हुआ भी फायदा। शाहजहांपुर में हमारे पड़ोस की सीट है, वहाँ से हमारे साथी हैं, मित्र हैं हमारे, वो हमसे कहने लगे, उनके यहाँ मैं कैंपेनिंग नहीं, हमारे शाहजहांपुर की बात कर रहा हूँ। शाहजहांपुर में तो उनके यहाँ मैं कैंपेनिंग में गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके समाज का वोट पहली दफ़ा हमको इतना ज़्यादा मिला है, इससे पहले हमको ये मिलता नहीं था। मैंने उनको 3-4 दिन ऐसा क्या अपने समाज में गणित समझाते हैं कि भाई? नहीं, बात गणित की नहीं है। हाँ। बात है, जब हम चुनाव जीते तो चुनाव तो मैं जलालाबाद से जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आसपास के लोग, जनपद के लोग हमारे पास आते थे, तो मैंने उनके लिए भी काम किया। और जनपद में मैं जाता था, कहीं कोई बुलाता था वहाँ भी जाते थे। अच्छा, वहाँ भी चले जाते थे। समझ गया, सरल आदमी है कि तो भाई जब मैं जाऊँगा तो जाहिर सी बात है कि लोग लगेगा। और जो आता था मेरे पास, हमारे पास तो हरदोई की बगल में एक सवायजपुर सीट है, वहाँ के हमारे समाज के बहुत लोग आते थे। ये जो अमृतपुर सीट है, अमृतपुर के बहुत से लोग मेरे पास काम कराने आते थे। उस समय तो अमृतपुर में जो भी एमएलए रहा हो सकता उनकी ना सुनते हो, बहुत लोग आते थे मेरे पास। लखीमपुर से लोग आते थे, क्या बात, बदायूं से आते थे। तो लोग पसंद बहुत करते हैं। तो जब मैंने उनके लिए कुछ किया तो अगर मैं उनके बीच में गया कि भाई मैं आया हूँ, हमारे कहने से इनको वोट दे देना, तो उन्होंने मेरा सम्मान रखा। अच्छा, दे देते हैं। हाँ, समझ गया भाई, गिव एंड टेक का ही तो सिस्टम है जी।
लेकिन इतना विश्वास जमा पाना, देखिए एक लोगों की जो मेंटेलिटी होती, जो मानसिकता है, उस पे आते हैं कि भाई एक व्यक्ति है जो पहले बसपा से लड़ा, फिर बीजेपी चला गया, फिर समाजवादी पार्टी चला गया। तो कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं जो नाराज हो जाते हैं यार कि बार बार जो है दल बदल रहे हैं। ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नाराजगी तो नहीं हुई लोगों में। और लोगों को मैंने ये बताया भी कि चुनाव लड़ना है, तो अगर चुनाव का आश्वासन नहीं मिलेगा लड़ने का, तो बताइए मैं क्या करूं। मैं तो ऐसा है ना, जब भी मैंने फैसले लिए तो मैंने अपने जो प्रमुख लोग हैं मैंने उनको बुला के उनकी चर्चा भी की। ऐसा नहीं कि मैं स्वयं गया हो कहा ठीक है भाई, मैंने उनके साथ चर्चा भी की। ठीक बात, क्या माहौल तो वही बनाएंगे पहले। उनके साथ मैंने उनको बुला के, ऐसा है जैसे विधानसभा में 200-300 लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव में दिन रात एक करते हैं। तो उनके साथ बैठ के चर्चा हुई कि ये परिस्थिति है, बताइए भाई क्या किया जाए। और 2017 में तो मैं अक्टूबर में गया, उतने दिन तक खाली रहा। मेरे से हमारे समर्थक ही आके कहने लगे कि भाई कुछ निर्णय लीजिए, कुछ निर्णय लीजिए। समझ गए, कुछ आपके साथ करें, आपके भरोसे हम भी बैठे हुए हैं। तो होते होते फिर अक्टूबर में निर्णय हो गया। लेकिन ये बड़ा विषय है कि देखिए, जब लोगों की आपसे उम्मीद जुड़ी हो, जैसे आपने बताया कि एक विधानसभा में 200-250 लोग करीब ऐसे रहते हैं जो आपके लिए दिन रात एक करते हैं, तो ये आपके अंदर फीलिंग है ना उनके लिए? बिल्कुल है। बहुत सारे लोग होते हैं बन जाते हैं फिर भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा है, ये काम ही टीम वर्क का है। हाँ, और जो ऐसा है ना, कुछ लोग, ये तो हमने बताया जो दिन रात एक करते हैं, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले ही वो अपने पोलिंग पे इफेक्टिव हों, 2-4 गांव में ही काम करते हो। आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो हमसे कुछ नहीं लेते, लेकिन चुनाव आता है तो साइकिल उठा के जहां जहां उनके रिश्तेदार जानने वाले हैं उनको जाके कहे आते हैं कि भाई गड़बड़ ना होने पाए, देखे रहिएगा। ऐसे लोगों को भी मैं ये एकदम आप समझिए कि दीवार में प्लास्टर का काम करते हैं एकदम। कहीं अगर पुट्टी उछड़ी तो पुट्टी लगा दे रहे हैं। और उन दिनों में चुनाव असली शुभचिंतक है। चुनाव के समय में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो फ़ोन कॉल से मिल के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे में खबर देते हैं कि फला गांव में वो मोहल्ला ठीक नहीं है। वो खबर देते हैं कि ऐसा है, वहाँ पे अपनी बिरादरी के ही 4-6 घर हैं जो उनकी आपस में लड़ाई है, तो एक गुट कह रहा है कि ये जहाँ रहेगा तो उसको फिर हमको ठीक करना है। उसमें चाहे मैं जाऊं या मेरी कोई टीम जाए, काउंसलिंग करनी रहती तो ये कई बार मैं बताऊं आपको, विधानसभा के चुनाव में जैसे हमारे पास खबर आई कि फला गांव में हमारा कट्टर आदमी था, उसने जो है दूसरी पार्टी का झंडा लगा लिया। तो थोड़ा बहुत तकलीफ हुई। अच्छा भाई, एक टीमें काम करती हैं, मैंने भेजा, हमने कहा जाओ भाई देखो क्या तकलीफ है उनको। उसने कहा देखिए भाई, जब तक विधायक जी नहीं आएंगे ये झंडा नहीं उतरेगा। टीम से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, अपना डायरेक्ट आइए। मैं गया, उनसे बात की, तो उनके मन में कभी कुछ हो सकता है उनके अनुरूप मैं काम न कर पाया हूँ, वो शिकायतें की और उसके बाद उन्होंने कहा बस झंडा तो उतर ही गया, ये तो केवल लगाया था कि आप आओ हमारे दरवाजे पे। बस यही चाहिए। हाँ, यही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी आदमी हमको जान रहा है कि साला जान के अवॉइड कर रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां जो है चुनाव में बनती हैं। जब हमारा नेटवर्क तेज होता है तो मेरे पास सूचनाएं सही आती हैं। तो भाई जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे समर्थकों की कि 2 चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो बहुत दफ़ा झगड़े वाले भी आते होंगे। तो मैं देखता हूँ आपको एक चीज़ बड़ा सरल पाते हैं कि बड़ी कट्टरता वाली राजनीति नहीं करते हैं। तो वोट फिर मिलता कैसे? कैसे एकदम जोड़ दे रहे हैं? वो बोल देते हैं ना कि बुनने वाली कहानी रोज एक एक खिसकाते हैं आप। देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट में तो थोड़ा इन चीज़ों से उतना नज़दीकियाँ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में बड़ा चुनाव है और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे, मतलब मैं एकदम सच्चाई से बता रहा हूं कि वहां पे कौन गुट है कौन आपस, तो वहां मुझे स्थानीय स्तर पे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे बात करनी पड़ती है। कभी कभी जैसे दोनों एक ही जाति के लड़ गए तो मैं देखता हूं कि इस जाति में कौन आदमी है जो इनका पंचायत करा सकता है, तो मैं उसको लगा सेटलमेंट कौन मैनेज कराता हूँ। कभी कभी मैं
पुलिस से ही कहता हूँ कि भाई थोड़ा इनका करा दो यार, समझौता समझाओ करा इनको दो। टाइट करके हाँ। थोड़ा। लेकिन विधानसभा में क्या है, विधानसभा में गांव-गांव का नक्शा मेरे दिमाग में बैठा है। याद है भाई, 2 दफा रह चुके हैं, 20 तो सब साल घूमा हुआ है। हाँ। और वहाँ पे अगर 2 लोग लड़े तो उन दोनों के साथ कभी कभी पंचायत हम ही कराते थे। तो मैं कहता था देखो भाई, अगर मेरी बात मानो तो मैं कहूँगा। और फिर वहाँ पे क्या है, वहाँ ईमानदारी के साथ जो गलत है वो गलत है। फिर उसमें अगर आप पक्षपात करेंगे हाँ, तब फिर बेकार हो गया। हाँ। आपका जो है सेटलमेंट करना। तो करना पड़ता है। तो बहुत ही, तो जब 24 में चुनाव लड़े लोकसभा का, पहली दफा बड़ा क्षेत्र, 3-4 विधानसभाएं आ रही होंगी, 5 विधानसभा, एक विधानसभा लड़ते रहे, तो उसको कैसे मैनेज किया? अखिलेश जी वाला जो पीडीए वाला जो फॉर्मूला था, जमीनी स्तर पर कुछ रहा कि मतलब अलग कुछ था? नहीं रहा। पीडीए फार्मूला तभी लागू हो गया जब मैं चुनाव लड़ने गया। मैं भी तो अच्छा, पीडीए का हिस्सा क्षेत्र में था। तो क्या समझाए क्या आप? मतलब अब तो भाई देखिए, ऐसा साइकिल है, वाले झंडे पे आ गए। हाँ, पहले कमल वाला रहा। ऐसा है, जहाँ से मैं पार्लियामेंट में आया हूँ आंवला से, वो पूरा क्षेत्र ही मेरी कार्य क्षेत्र में कभी शामिल नहीं था। मैं तो आंवला भी, जब मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रभारी बनाया, तो मैं पहली बार एज ए प्रभारी वहाँ गया था। इसके पहले मैं आंवला कहाँ है मैं जानता नहीं था। फरीदपुर हमारे शाहजहांपुर से लगा हुआ है, आना जाना रहता था। इधर जो हमारी एक दातागंज विधानसभा है, ये भी मेरे जलालाबाद से लगी हुई है, तो मैं उधर से निकलता हुआ जाता था। बाकी वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों का मुझे बहुत ज्ञान नहीं था। लेकिन चूँकि जब हम लोग राजनीति में थे तो हम विधायक थे, तो विधायक के रूप में लोकसभा भी लोग हमारे यहाँ लड़ते थे, लड़ाता भी था। तो लोगों के बीच में गए, लोगों से वार्ता हुई। और जो हमारी लोकसभा है, और ख़ास करके अगर आप बरेली का अध्ययन करें, तो बरेली का ये भाजपा का एक मजबूत गढ़ रहा है। सही कह रहे हैं। और पहले हमसे पहले समाजवादी पार्टी से आंवला से वो सर्वराज जी चुनाव जीते थे जी। लेकिन लगातार उससे पहले 2004, 2009, 2014, 2019 भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही थी। तो किला कैसे ढाया? मैं गया, बीजेपी के वोटरों के बीच में गया, जो हमारे समाज के लोग हैं उनके बीच में गया, और उनसे चर्चा हुई, वार्ता हुई। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप अगर हमारे साथ आते हैं तो आपका मान सम्मान रहेगा, आपको हर तरह से जो शायद अभी तक आपको सेवाएं लोगों ने नहीं दी होंगी वो मिलेंगी। और लोगों ने कई क्वेश्चन भी किए। हाँ। तो उन सवालों का जब मैंने उनको सटीक जवाब दिया। दूसरा, जो जलालाबाद में मैंने काम किया था, जलालाबाद में यहाँ के लोग थे, तो आसपास में लगा हुआ है, लोगों की रिश्तेदारियाँ भी हैं। हाँ, कनेक्ट लोगों ने है। मेरे बारे में यहाँ से जानकारी भी की, और उसके बाद लोगों ने हमारी बात को समझा, और समझने के बाद उन्होंने हमें जिताया। तो अखिलेश जी आए रैली करने? हाँ, आए थे। तो रैली का प्रभाव पड़ा? बहुत ज़बरदस्त रैली थी। वहाँ एक देवचरा जगह है, वो देवचरा क्या है, पूरी आंवला लोकसभा का एक केंद्र है। उस पे बरेली का भी हिस्सा है, और आगे थोड़ा बढ़ जाइए, क्योंकि हमारी लोकसभा 2 जनपदों से बनी हुई है। तो वहाँ पे जब हम लोगों ने रैली की, तो उस बाजार के लोग कह रहे थे इतनी बड़ी भीड़ तो मैंने आज तक देखी नहीं। और जब मैं मंच से देख रहा था तो भीड़, क्या भीड़ थी। और माननीय अखिलेश जी, जब उनको मैं हेलीपैड से लेके आया, तो मंच पर उन्होंने कहा कि जितना यहाँ है उससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर देखने वाले उधर खड़े हुए हैं। क्योंकि जो जगह थी या जो मेरा पंडाल था वो छोटा हो गया था, और भीषण गर्मी थी, भीषण गर्मी। तो वो रैली ने एक मैसेज दे दिया कि इस बार तो आंवला में नीरज मौर्य को जिताना है। क्या बात है। तो चुनाव लड़े, फिर जीत गए। जी। अब 2 साल हो गए करीब। 2 साल हो गए। सांसद जी बन गए अब। जी। तो
लोग अभी भी आ रहे हैं, उसी प्यार मोहब्बत के साथ में आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं लोग, आते हैं, मैं खुद उनके बीच में जाता हूँ। बाकी लोगों को कहा है कि 20 साल के बाद समाजवादी पार्टी से हम सांसद बने हैं, और दुर्भाग्य ये है कि हमारे 5 विधानसभा क्षेत्रों में 4 में हमारी पार्टी के विधायक नहीं हैं। तो अभी समाजवादी पार्टी के ना तो विधायक हैं, न जिला पंचायत में कोई है, न प्रमुख है कोई। तो सारी उम्मीदें जनता की हमारी तरफ। एक ही ऑप्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन है। तो अभी पंचायत चुनाव पास में है, आने वाले हैं, लोग कह रहे होंगे, तो पंचायत चुनाव लड़वाएंगे बढ़िया दम। अब देखिए, पंचायत चुनाव के बारे में जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं कि वो करेंगे विधानसभा के बाद। डरे हुए हैं? अब जो भी हो, पता नहीं क्या है, लेकिन सरकार ने उसको टाल के ठीक नहीं किया। मुझे लग रहा है चुनाव होना चाहिए था, और क्या, अगर गांव का प्रधान नहीं चुना जाएगा तो गांव के सारे काम रुक जाएंगे। अब आपने उनको प्रशासक बनाने कहा है। अब प्रशासक प्रधान में अंतर है। प्रधान एक पूरा उसका साथ में उसके सदस्य होते हैं, वो मिल के गाँव में बैठक करते हैं, योजना बनाते हैं। और प्रशासक के रूप में तो इनको अधिकारियों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। उनको तो अधिकारियों पे तो इसलिए चुनाव समय से हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने पहले कोरोना काल में नहीं कराया, इस बार फिर टाल दिया। खैर, अच्छा, ये वाली सरकार कैसी है, योगी आदित्यनाथ देखिए, वाली? इस सरकार में एज ए सांसद अगर मैं कहूँ तो मैं जब जनहित के काम लेके जाता हूँ, जनहित की बातें रखता हूँ, तो मुझे साफ साफ भेदभाव नजर आ रहा है हम लोगों के साथ। जबकि अगर आज हम, जनता ने मुझको चुना है, अगर मैं कोई सड़क बनाने की बात करता हूँ, कोई पुल बनाने की बात करता हूँ, कोई हॉस्पिटल बनाने की बात करता हूँ, कोई स्टेडियम की बात करता हूँ, ये सारी बातें आपने लोकसभा में रखी हैं। तो सरकार अगर बना देगी तो क्या उसमें कोई मेरे परिवार के लोग जाएंगे या मेरी पार्टी के लोग जाएंगे? वो तो सबके लिए बनेगा। तो भविष्य के लिए नीरज मौर्य जी मजबूत भी तो हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है ना, तो मजबूत होगी ना। देखिए, मजबूत और कमजोर कोई किसी को नहीं कर पाता है। जनता देख रही है। मैं जनता के बीच में जाता हूं तो मैं बोल रहा हूं कि भाई, मैं यहाँ पे मैं मांग कर रहा हूं कि बरेली में एम्स बन जाए। आज बरेली क्या है, उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी हिस्सा है उसका एक बड़ा वो महानगर है बरेली, और वहाँ पे एक भी कोई सरकारी अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं है। आप सोचिए, बरेली जनपद में वहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी नहीं है। अब आप सोचिए, स्वास्थ्य जो है वो सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। और चूँकि बहुत पहले, हमें लग रहा है शायद 1980 के आसपास, लखनऊ में एक SGPGI बनाया गया था। अभी रायबरेली में एक एम्स बनवाया इन्होंने, लेकिन बरेली वहाँ से बहुत दूर है। और अगर आप कभी लखनऊ के PGI जाते हो तो देखिए वहाँ पे क्या मारा मारी है। अगर हम किसी को चाहे उसको एडमिट करा दे तो नहीं करा सकते। तो अगर बरेली में एक एम्स बन जाए तो बरेली के सराउंडिंग सबका फ़ायदा होगा। और देखिए, इन लोगों का जो कार्यशैली है, अब आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें बनी। सड़कें जब बनती हैं तो उनकी 5 साल की गारंटी होती है। 5 साल की गारंटी का पैसा विभाग के पास पहले से सरप्लस कर लिया जाता है, और उसी ठेकेदार को उसको 5 साल मेंटेन रखना है। उसको बोल दिया था कि मेंटेनेंस भी इंक्लूडिंग है, हाँ, करना रहेगा। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि अगर कोई PMGSY की सड़क बनेगी तो उसका शिलान्यास, उसका लोकार्पण लोकसभा का सांसद जो उस क्षेत्र का होगा वो करेगा। हमारे यहाँ सड़कें बनी, 10-12 सड़कें ऐसी थीं जिनका अभी तक लोकार्पण ही नहीं हुआ। मुझसे जो ब्रांडिंग हो जाएगी ना आपकी, नहीं, जो एक्सियन जब वहाँ पे मैं संसद में बोला, दिशा की बैठक में बोला, तो वो जब प्रेशर में आए तो वो मेरे पास एक दिन पत्र दिया उन्होंने कि साहब ये लोकार्पण है और इस तारीख को कर दीजिए।
मैंने कहा भाई इन सड़कों की स्थिति क्या है, क्योंकि ये मतलब सड़क लोकार्पण करने के लिए लोकसभा में बात रखनी पड़ रही है। नहीं, मैंने वहाँ वो मुद्दा उठाया तो ये लोग प्रेशर में आए, इन्होंने सोचा भाई दिशा की बैठक में मैंने कहा, तो उन्होंने, अब हुआ ये स्थिति कि उन सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, कोई साल भर पहले बनी है, कोई 1.5 साल पहले बनी है, वो टूटने लगी। तो मैंने उनसे कहा भाई देखो लोकार्पण तभी होगा, पहले इनको दुरुस्त कराइए। उन्होंने लोकार्पण कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी तक यानी दुरुस्त नहीं हुई। कि जो काम बगैर मेरे कहे मुझसे आके बात करके कराना चाहिए वो नहीं करा रहे हैं वो। तो इसी तरह से बांदी कोई ट्रेन, जब मैंने लोकसभा में बोला, रेल मंत्री को लिखा, तो वो चालू तो हुई, हरी झंडी दिखाने के लिए भी उन्होंने दूसरे को बुला लिया। मेरे यहाँ आंवला में गौशाला बनी, जो भेदभाव की बात बता रहे हैं आप, देखिए उस गौशाला का जो लोकार्पण होना था उसका मेरे पास निमंत्रण पत्र किसी के माध्यम से मिला। उसमें उस मतलब भेदभाव इस लेवल तक का। हाँ, दूसरे क्षेत्र के बरेली के एमपी साहब का नाम है उसमें, अन्य विधानसभाओं के एमएलए का नाम है, आंवला के लोकसभा का नाम उससे गायब। तो ये जो है, मुझे लग रहा है कि ये जनता भी देख रही है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को तो, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम आपके पास ला रहे हैं, काम ला रहे हैं, आपसे शिकायत करेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई हम, और हमारे क्षेत्र का अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन लाएगा। तो लेकिन वो तो अभी कितने मुद्दे दे चुके हैं, उनमें से कुछ हुए कि नहीं हुए? देखिए बहुत मुद्दे मैंने दिए हैं और अभी रिजल्ट तो बहुत बहुत थोड़ा सा है, 20-30%, 20% से भी कम होगा, 15 के करीब है। हाँ ऐसे ही मान लीजिए। मतलब 100 ठो काम देंगे तो 15 कर देंगे। हाँ 15 भी रो रो के करते हैं, मतलब पासिंग मार्क भी नहीं कर रहे हैं, कम से कम 33 तो कर ही दे जी। अच्छा, जैसे हमने बताया कि हमारे लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, लोगों को लगा अरे हमने तो इनको सांसद से, गाँव का जो एक इनोसेंट भोला भाला आदमी है उसे ये ऊपर के भेदभाव के बारे में जानकारी नहीं है। उसको तो ये लगता है कि भाई अब सांसद जी मुझे मिल गए, मैंने इनको एप्लीकेशन दे दिया है, अब इनकी सब जिम्मेदारी है। तो मैं लोगों के बीच में बात रखता हूँ कि देखिए हमारे पास चूँकि सांसद निधि का फंड भी बहुत थोड़ा सा है, मैंने उसके बारे में भी संसद में कहा है कि भाई या तो इसको बढ़ा दो या इसको बंद ही कर दो। बंद हो जाए तो कम से कम लोग मेरे पास अपेक्षा तो नहीं करेंगे आके। कितनी निधि हो रखी है अभी 1 साल में? अभी जो डीएम के यहाँ पैसा आता है वो 4,90,00,000 आता है। 490 कहा जाता है, 5 आता है, 490 है। तो इतनी तो विधायक की में भी रही। विधायक की ज़्यादा है, उसको 5 करोड़ आते हैं पूरे, हमारे यहाँ 10 लाख कम आता है। 10 लाख कम आते हैं। और उसमें से जीएसटी भी कटती है, तो 18% जीएसटी लगती है, तो फिर काम 4 बचे लगभग, 4 ही मान लो। अब 5 विधानसभाएं हैं, इतना छोटा धनराशि है। आज 1 किलोमीटर सड़क अगर आप बनाएं तो मुझे लग रहा है 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का बजट है उसका। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर सड़क, तो 4-5 किलोमीटर बना पाएंगे, बताइए। तो संतुष्ट तो लोग हो नहीं सकते। बीच में आप गडकरी जी से भी मिले थे? हाँ, गडकरी जी से मिला था। मेरे यहाँ फरीदपुर में एक टोल प्लाजा है, वो टोल प्लाजा जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत बना हुआ है। इनकी गाइडलाइन है कि एक टोल से दूसरे टोल की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की होगी। और हमारे यहाँ से जब आप फतेहगंज पश्चिमी को जाते हैं तो वो लगभग ऐसे 40, 45, 48 किलोमीटर पे बना हुआ है। दूसरा उसका एक मानक ये भी है कि जो नगर क्षेत्र है, टाउन एरिया है या नगर पालिका है, तो उसके मानक हैं कि उससे इतने किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, या मतलब एकदम पास में ना बनाइए, क्योंकि नगर के लोगों को अपने लोकल कामों से बार बार निकलना रहता है। तो वो टोल प्लाजा खाम, लेकिन अब देखा हो आपने जो प्लाजा बता रहे हैं। तो इन सब बातों को लेके मैं उनसे मिला था, लेकिन अभी कोई ठोस परिणाम नहीं आया है। अभी आश्वासन तो देते हैं वो। तो अभी तो 3 साल रह गए हैं जी, और 27 करीब है बीच में। तो भाई मान लीजिए केंद्र से ना आएगा, तो अगर सरकार बन गई मान लीजिए समाजवादी पार्टी की, तब तो जलजला रहेगा, तब तो फंड की कमी खत्म हो जाएगी।
बिल्कुल, अगर हमारी सरकार होती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं और मजबूत होंगे पहले से। हाँ बिल्कुल, फिर तो लोगों की मुझे लग रहा है कि 80-90% शिकायतें दूर हो जाएंगी, दूर कर देंगे, विधायक बना लेंगे। हाँ तो विधायक आप जलालाबाद से किसे बना और रहे हैं? देखिए सरकार हमारी बनेगी तो हमारे विधायक बनेंगे, हमारे विधायक बनेंगे तो थोड़ा लोड भी मेरे ऊपर कम होगा। हाँ, फिर तो भाई कहीं का आया तो मैं छोटे से काम के लिए माननीय विधायक जी से ही निवेदन कर लूंगा कि भाई जरा देख लो हाँ कि भाई आपके क्षेत्र का है। हाँ तो अभी जलालाबाद से किसको लड़वा रहे हैं? अब ये तो पार्टी तय करेगी। आपकी पुरानी वाली सीट रही। हाँ मेरी पुरानी सीट है। फिर भी किसी के नाम तो पेश कर ही रहे होंगे। वो तो देखिए मेरा घर है और वहाँ के लोगों से ऐसे रिश्ते हैं कि जैसे परिवार की तरह, और आज भी हमारा परिवार, हम लोग वहाँ के लोगों के निमंत्रण आते हैं, सुख दुख की सूचनाएं आती हैं, तो मेरी यथासंभव कोशिश रहती है कि उनके यहाँ ज़रूर जाया जाए, उनसे ज़रूर मिला जाए। और चूंकि इतने पुराने रिश्ते हो गए हैं और मैं रहता भी वहाँ, मेरा घर है, मेरा बरेली में तो कोई घर है नहीं, तो वहाँ के रिश्ते और जलालाबाद ने मुझे पहचान भी दी है। जलालाबाद ने ही मुझे पहचान दी है। जहाँ से हैं वहीं उन्हें, उनको तो याद रखना पड़ेगा। हाँ उन्होंने मुझे पहचान दी है, जलालाबाद के लोगों ने ही। जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो जलालाबाद ने ही मुझे सदन में भेजा, लेकिन आंवला के लोगों का आज पूरा अधिकार मेरे ऊपर है, उनका ज़्यादा अधिकार है, पूरा लोड देते हैं आपको। और आंवला के लोगों का, अगर अभी जैसे मैं आज आपके पास आया हूँ, अभी सुबह मेरे पास यहाँ भी लोग आए थे, एक एक फ़ोन पे बात होती है। अगर किसी का फ़ोन नहीं उठा पाए, अब आज हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर कोई आएगा तो भी मैं गाड़ी में बैठूंगा तो उनको फ़ोन भी मैं करूँगा, सब रिवर्स कर लेंगे एकदम, उसमें कोई ढिलाई नहीं। और बाकी तो भविष्य में क्या होता पता नहीं। दो चीज़ें और बताइए जी। एक तो अखिलेश जी के साथ में है अभी आप, है ना, 27 करीब है, तो रणनीति तो बन रही होगी, तो क्या लग रहा है कितना सीट से जीतेंगे? देखिए रणनीति भी बन रही है और चुनाव जीतने की दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं, माहौल भी बन रहा है। माहौल भी बन रहा है और मुझे लग रहा है कि इस बार हम लोग बहुमत लाएंगे। हम देखते हैं कि लोग अब सोशल मीडिया में अखिलेश जी को टैग कर देते हैं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता यही हरवाएगा, डिसिप्लिन में नहीं है, तो ये प्रभाव डालता है, अखिलेश जी तक पहुंचता है? अब इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तभी आपके पास आएगा। हाँ हाँ हाँ। और कौन कितना देख पाता है ये तो उनका पर्सनल वो है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग टैग कर रहे हैं या उन तक सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे अपना व्यवहार अच्छा रखें, वहाँ लोगों के बीच में जाएं, लोगों के सुख दुख को देखें, क्योंकि जब तक आप लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, बेस बनाओ पहले। हाँ बेस बनाना पड़ेगा। हाँ। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर है, खूब, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर। सही कह रहे हैं। तो इसलिए हम अच्छे माहौल को देख रहे हैं, लेकिन कहीं से हम ढीले हो जाएं, क्योंकि देखिए जो हमारे सामने पार्टी है, सत्ता में है, वो मशीनरी उनके साथ है, और उनका जो मैनेजमेंट है ना, वो बड़ा माइक्रो लेवल पे है, उसमें कोई इसको कहते हुए मुझे संकोच नहीं हो रहा है। तो अगर हमको उनसे लड़ना है तो हमको भी माइक्रो लेवल का करना पड़ेगा। हमें एक एक वोट पे नजर हर एक स्तर पे लड़ाई है। आज देखिए हाँ। विधानसभा का चुनाव प्रधानी के चुनाव की तरह हो गया है। बड़ा ओवर कंपटीशन हो गया है, पहले इतना कंपटीशन नहीं जैसे होता था। हाँ। प्रधानी में गांव में सबको पता होता है ये कहाँ वोट दे रहा है, ये कहाँ दे रहा है, ये कहाँ दे रहा है। विधानसभा की भी ऐसे क्लियर है। विधानसभा में भी यही स्थिति है। और जो इसको नहीं देख पाता है वो धोखा खा जाएगा। तो ठाकुर ब्राह्मण को छटक रहा है कि नहीं छटक रहा? देखिए अभी चुनाव में समय है, मैंने जो महसूस किया, मेरा जो अनुभव है, चुनाव जब नहीं होता है तब लोगों की बातें कुछ और होती हैं, जब चुनाव नज़दीक, चुनाव शुरू होता है तो लोगों की बातें कुछ और होती हैं, बदल जाती हैं। हाँ। तो बाकी
जहाँ तक जातियों को सवाल रहा, तो देखिए कोई सरकार बने, कोई एमपी बने, कोई एमएलए बने, अगर सर्व समाज के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं बन सकता, बनेगा नहीं। हाँ। कोई सोचे कि हम 2 जातियों से बन जाएंगे, 4 जातियों, ऐसा नहीं, सर्व समाज के लोगों का सपोर्ट होना होता है। और आज की परिस्थितियां जो चल रही हैं, अभी आप देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया। हाँ सही, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बड़ा मुद्दा है। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कोई बात नहीं कर रहे। ये बहुत ही हमारे देश को शर्मसार करने वाला विषय है। और नीट जैसा एग्ज़ाम अगर नहीं हो पाएगा ठीक से, तो आज क्या है, आज अगर हम बात करें किसी मान लिया हम सीएमओ से बात करते हैं अपने जिले में, तो कहेगा साहब डॉक्टर की बहुत कमी है, डॉक्टर सही नहीं। अच्छा, आज हमारी आबादी बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस आई है। पहले क्या था, गांव में थोड़ा बीमारी हुई, उन्होंने गांव का कुछ नुक्सा किया या किसी वहाँ वैद्य होते थे। अब तो सीधे आदमी हॉस्पिटल पहुँचता है। पहले लोग तकलीफ में बने रहते थे, बने भी रहते, सही कह रहे हैं। आपको बताऊं, मुझे याद है हम गांव में रहते थे, तो हमारे पड़ोस में एक चाचा थे, उनको रतौंधी थी। तो वो क्या था, एक एडी की गोली आती थी, विटामिन ए डी की, वो एक खा लेते थे वो। आज देखिए, आज अगर किसी की आंखों में दिक्कत है तो वो इलाज होगा, चश्मा लग जाएगा उसको। तो अब क्या है, डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, कैसे निकलेंगे? तो अगर हम आज़ादी के 80 साल पूरे करने जा रहे हैं, और जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये नया भारत है, विकसित भारत है। हाँ, आजकल एक विकसित उत्तर प्रदेश भी चल रहा है। देखिए, विकसित भारत अभी नहीं है, वो कह रहे हैं हम विकसित भारत बनाएंगे 47 में। लेकिन जो नया भारत है, तो क्या नए भारत में परीक्षाएं लीक हो जाएंगी? हमारा जो यूथ है, जिसको आपने जनरेशन जेड बोला है, जेनजीज बहुत अवेयर है, बहुत ही मुझे लग रहा शार्प है, और बहुत ही साफ दिल का है। प्रभाव डालेंगे आज। हालांकि कॉकरोच पार्टी के जो फाउंडर है वो आए हुए हैं दिल्ली। हाँ, मैंने देखा अभी न्यूज में, का जाम रहा, न्यूज में देखा है मैंने। तो जो लोगों में अवेयरनेस है, तो उनको अगर ये लग रहा है या दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चुनाव में असर डालेंगी, जरूर डालेंगी। पॉजिटिव है सिंबल, पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव तो है। ठीक बात है। एक अंतिम प्रश्न लेंगे आपसे, 2 चीज़ें बताइएगा कि अभी तक सबसे बड़े काम जिनमें बड़ा रोड़ा अटक रहा हो, वो वाले कौन से काम कराएं जिसके लिए लोग आज भी देख के जो है, नीरज भैया देख के कहते हैं यार आदमी ठीक है, कि एक का काम कराना तो हमारा हो गया बस, तब से अभी तक कोई काम नहीं लिए। वो वाला काम कौन सा रहा? दूसरा वाला कि अभी काम आपके मन में और कौन है, पाइपलाइन में क्या क्या है, कि जो अभी 2-3 साल रह गए हैं उसमें क्या क्या कराएंगे? देखिए, लोकसभा में हम जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र का लोकसभा, और 2 जिलों से बना हुआ है। अगर हम बरेली की बात करें, तो बरेली एक चूँकि मंडल का जिला है, मुख्यालय है, तो लोगों के जहन में आता कि बरेली है तो डेवलप होगा, लोगों के जहन में आता पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो डेवलप होगा। लेकिन ऐसा वहाँ कुछ ज़मीन में है नहीं। बदायूं भी पिछड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, अरे आप सोचिए, बदायूं जिला आज़ादी के 80 साल में, वहाँ से जो दिल्ली की दूरी होगी 250 किलोमीटर, अब जाके एक कोई ट्रेन चली है, अभी एक ट्रेन चली है। तो जब ट्रेन से नहीं जुड़ा हुआ है वो, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि वहाँ विकास हो सकता है? तो इसलिए वहाँ काम तो बहुत होने हैं, और सबसे जो बुनियादी चीज़ें हैं कि पहले वहाँ पे लोगों को चलने के लिए अच्छी सड़कें मिल जाएं। स्कूलों की बुरी हालत है। हमने तो मांग की है केंद्र सरकार के, भाई केंद्र सरकार हमारे यहाँ पे कुछ केंद्रीय विद्यालय दे दे। हम इसके लिए जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे कई बार मिला भी हूँ मैं, और अभी हमारे यहाँ से मैंने लोकसभा में भी बात कही है, 2 बच्चे पैरा क्रिकेट में इंटरनेशनल खेलने गए थे बरेली से। क्या बात है। लेकिन बरेली हमारे लोकसभा में एक भी कोई ढंग का स्टेडियम नहीं है।
अभी मैं एक 4-5 दिन पहले एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो रात में लोग बच्चे करा रहे थे उसका मैं उद्घाटन करने गया था। रात में हो रहा था, वो लगा के लाइटिंग लगा के अपना सब कर वो खेत में खेल रहे थे। लोग वहाँ पे बड़ा भीड़ थी, बड़ा जोश था लोगों में। तो अगर वहाँ पे कुछ अच्छा स्टेडियम बन जाए, अगर हमारे यहाँ हम लोग जब ओलंपिक होता है, एशियाड होता है, सही कह रहे हैं, हम लोग कहते हैं हमारा देश नंबर 1 पे दिखाई पड़े, यही तो सोचते हैं ज़्यादा मेडल आ जाए। लेकिन अगर कैसे आएंगे भाई, तो लोगों को अगर ये सब मिल जाए, सुविधाएं देनी पड़ेंगी। और हॉस्पिटल की मैंने आपको बात की, एम्स बरेली चाहिए, एम्स बरेली में चाहिए, और आंवला में भी अच्छा अस्पताल बने। तो जब अगर ये सारी सुविधाएं कराने में हम सफल हो जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि लोगों को सहूलियत मिलेगी। और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार हो। सरकार नहीं होगी तो काम सारे हो नहीं सकते। तो इशारा कर रहे हैं अभी भी समर्थकों से, कह रहे 27 में जो कमी रहेगी 27 में पूरी करो। नहीं, समर्थक भी जानते हैं बहुत सारे समर्थक। अच्छा, आपने बदायूं की तरफ थोड़ा सा इशारा किया, तो काफ़ी दफ़ा हम लोग फ्रेम में देखते हैं कि जब आप पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तो बगल में आदित्य यादव जी रहते हैं, तो कुछ बढ़िया मित्रता है? नहीं, आदित्य जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और हमारा चूंकि साथ में हम लोग बैठते हैं, वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट जैसा है, हमारी लोकसभा उनकी अगल बगल ही है। हाँ, तो वहाँ भी अगल बगल। हाँ, वो हम लोगों का एक ही साथ सीट ही है। और आदित्य जी अच्छे इंसान हैं, और वो अपने क्षेत्र के लिए लड़ते भी रहते हैं, जुझारू तरीके से। हाँ, जुझारू तरीके से, कोई इसमें दो राय नहीं। ठीक बात भाई, और इसी वार्ता के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। नीरज भैया से बात करके बहुत बढ़िया लगा, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और जो देख रहे हैं भाई, समर्थक हैं जो इनके वाले, है ना, और जो विरोधी भी हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना कि भाई जो बता रहे थे सब सही था या कुछ गड़बड़ है। नमस्कार।